केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का यहाँ पर हम लोग कक्षा 1 से 5 तक के पेपर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर सीटेट 2022 का पेपर, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट में आपका ये जो पेपर हुआ है सीटेट जनवरी 2024 व्याख्या सहित जो पेपर हम आपको यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। 21 जनवरी 2024 को ये पेपर हुआ था। बाकी ये जो आपको 2022-23 का जो भी दिख रहा है ये आपका ऑनलाइन वाला हुआ था, वो है पेपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग परीक्षा 2022 वाला, जो कि 6 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था। देखिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र में देखिए अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतः चर्चा करता है, तो कौन सा है? डी ऑप्शन, संज्ञानात्मक। कौन सा हो जाएगा? संज्ञानात्मक। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्ट चर्चा करता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमता, बुद्धि, चेतना, विचार तथा समस्या समाधान के विकास से होता है, जो शिशुअवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यह एक सतत विकासात्मक प्रक्रिया है। विकास देखिए विकास डॉट से की ओर बढ़ता है, तो विकास कैसे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर बढ़ता है, हेड टू, ठीक है। अब जैसे कि विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, विकास यह सिद्धांत का जो विकास है, विकास का यह सिद्धांत मस्ताधुमुखी सिद्धांत कहलाता। कौन सा कहलाता? मस्ताधुमुखी। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर फिर हाथ और पैर पर नियंत्रण हासिल करता है। अर्थात पहले 2 महीनों में सिर और चेहरे की गतिविधि पर नियंत्रण से बाल्यावस्था का विकास होता है। अगले कुछ महीनों में वे अपनी बाहों का उपयोग करके स्वयं को ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं और फिर पैर को अंगुली पर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन रेंगने, चलने, कूदने व चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक और सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, तो कौन सा कारक है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पहला है परिवार, सेकंड है विद्यालय। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, क्योंकि बाल्यावस्था के प्रारंभिक 5 वर्षों में परिवार ही बालक के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका का निर्वहन करता है, जिसमें माता पिता बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, जो कि प्राथमिक तौर पर आचरण, सभ्यता, संस्कृत, भाषा तथा नैतिक गुणों का ज्ञान देते हैं। बाल्यावस्था के विकास के क्रम में विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, क्योंकि विद्यालय में ही बालक के चहुमुखी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तथा विद्यालय बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायक भूमिका का निर्वाह करता है। तो विद्यालय का करता पूर्व जो पहले ज्ञान उसको नवीन ज्ञान से जोड़ने में, ठीक है, सहायक भूमिका निभाता है, जिससे बालक ज्ञान के सक्रिय अधिगम कर्ता बन जाते हैं। जिससे बालक ज्ञान के क्या बन जाते हैं? सक्रिय अधिगम कर्ता बन जाते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन, असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। असंतुलन की स्थिति में बालक के अंतःप्राक चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक के मन में कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया। पहला है संवेदीगामक अवस्था, जो कोई 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 वर्ष होती है और अमूर्त और औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष तक होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण की भूमिका मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है।
है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण की भूमिका मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संवेदीगामक। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदीगामक अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं, अर्थात बच्चों में यह समझ विकसित होने लगती है कि वस्तुओं का अस्तित्व तब भी रहता है जब उन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो निम्नवत हैं। देखिए, अवस्था फर्स्ट और उपलब्धि में। देखिए, संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, इसमें क्या होता है, वस्तु स्थायित्व होता है, लक्षणोन्मुख होता है, व्यवहार का उद्भव होता है इसमें। और पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष है, इसमें आत्म केंद्रितता आ जाती, काल्पनिक आज हो जाता है, खेल प्रत्युबोध का विकास हो जाता है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें परिरक्षण, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, मूर्त तार्किक चिंतन हो जाता है। 4 में देखिए 11 से 15 वर्ष तक में अमूर्त तार्किक चिंतन हो जाता है। ये बढ़ भी सकता है, 18 भी हो सकता है। तो इसमें अमूर्त तार्किक चिंतन आ जाता है। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की है। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसे करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? आज्ञाकारित और दंड अभिन्यास में, यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास में, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में, या कानून एवं व्यवस्था अभिन्यास में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कानून एवं व्यवस्था अभिन्यास में। देखिए, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की है। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसे करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की कानून व्यवस्था एवं अव्यवस्था में है। यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में लोक स्तर के अवस्था 4 के अंतर्गत आता है। कोहल वर्ग ने अपने विचार का आधार हेंज की संदेहास्पद की कर्तव्य विमूढ़ता को बनाया। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर तथा 6 सोपान निम्नवत हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर तथा 6 सोपान निम्नवत हैं। देखिए, पहला स्तर पूर्व लौकिक स्तर। पूर्व लौकिक स्तर 4 से 10 वर्ष तक है। सोपान देखिए, अवस्था फर्स्ट में देखिए सजा या आज्ञा फलन अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता हुआ सोचता है कि यदि मैंने यह कार्य किया तो दंड पाऊंगा, अतः यह उचित होगा कि मैं नियम विरुद्ध कार्य ना करूं। ठीक है, अब जैसे कि आपकी अवस्था दूसरी देख लेते हैं। देखिए, कारण सापेक्ष अभिविन्यास। कारण सापेक्ष अभिविन्यास क्या है? इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ से प्रोत्साहित होता है, अतः वह सोचता है कि मुझे यह काम अच्छे से करना है, शायद मुझे पुरस्कार मिले। ठीक है, अगला देखिए लौकिक स्तर। लौकिक स्तर 10 से 13 वर्ष। देखिए, अवस्था 3, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि नकल कर लूँगा तो पास हो जाऊँगा तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। अवस्था 4 देखिए, कानून व्यवस्था अभिन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि यह समाज के नियमों के विरुद्ध है। अब देखिए, तीसरा स्तर में हम यहाँ पर देखेंगे पश्च लौकिक स्तर, जो कि 13 वर्ष से अधिक का होता है। अवस्था 5 देखेंगे, सामाजिक संबंध अभिन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि मैं चोरी कर लूँगा यदि तत्कालीन परिस्थिति की आवश्यकता हो, जिसका मूल आधार सामाजिक भलाई होता है। ठीक है, 6वां देखिए अवस्था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बालक यह सोचता है कि किसी की जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूँगा, चाहे मेरी व्यक्तिगत हानि ही क्यों न हो जाए। ये अवस्था 6 में है। अब देखिए, लेव वाइस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। देखिए, लेव वाइस्की के अनुसार
तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन। लेव वाइवस्की के विचारों के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेव वाइवस्की को इनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इनके सिद्धांत का मुख्य आधार उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन है। लेव वाइवस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम के निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को संपन्न करती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सहभागी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, अब देखिए लेव वाइवस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि है जो अधिगम को संपन्न करती है। यह एक प्रकार की सहयोग शिक्षा है जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे समूह में काम कराया जाता है ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके तथा समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। यह व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी विशेषता, अनुभव और क्षमताओं को समृद्ध करने में सक्षम बनाती है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक शिक्षार्थी होता है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा योग्यता आदि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक का अलग से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, अर्थात पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अतः बाल केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करती है। इसमें बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। हार्वर्ड गार्नर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि देखिए, तो यहाँ पर आपका आंसर डी होगा। देखिए कई प्रकार की होती है बुद्धि, कई प्रकार की होती हैं और व्यक्तियों के पास भिन्न प्रकार की बुद्धि के भिन्न स्तर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हार्वर्ड गार्डन के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर कैसा बहुकारक होता है। हार्वर्ड गार्डन ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह वर्णन किया है कि बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड किसकी पुस्तक है? हार्वर्ड गार्डनर की। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। पहला तार्किक गणितीय, सेकंड है भाषाई बुद्धि, तीसरा स्थानिक, चौथा शारीरिक गतिक, पांचवा सांगीतिक बुद्धि और छठवा पारस्परिक बुद्धि, सातवां है अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि, आठवां है प्रगतिवादी और नौवां है अस्तित्ववादी बुद्धि। और देखिए तो यहाँ पर पहला देखेंगे कथन ए और कारण आर। देखिए अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समर्थ प्रवेश के सृजन पर बल देता है। देखिए भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जीव की परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत है। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समर्थ परिवेश के सृजन पर बल देता है। ये कथन सही है लेकिन ठीक है। अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा देता है। तो क्या कहता है? जेंडर रूढ़िवादिता कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता पिछड़कर स्तर और अति व्यापक अभिव्यक्ति और व्यवहार को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसके जैविक लिंग के आधार पर समान उपयुक्त माना जाता है। जैसे महिलाओं से हमेशा अपेक्षा रहती है कि उनका व्यवहार सभ्य, प्रवाह करने वाला और प्यार भरा होगा तथा पुरुषों को घर का कर्ता धर्ता माना जाता है और उनसे साहसिक कार्यों की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार आगे देखें बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण।
लेवलिंग वर्क जिक्र करके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। तो डी हो जाएगा। बाकी किया जाएगा तो यहाँ पर आपका जो उन्हें बहुविध तरीके से जानकारी प्रस्तुत करके उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियों पर काम करने का अवसर, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने का अवसर देगा। बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को उनका बहुविध तरीके से नामीकरण, लेबलिंग व प्रतिकरण करके संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में नकारात्मकता की भावना आने लगती है और वे स्वयं को हीन महसूस करने लगते हैं, जिससे कि उनका अधिगम प्रभावित होता है। अधिक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अनेक तरीकों द्वारा काम में शामिल होने का अवसर दें, अनेक तरीकों से उनकी समझ जानकारी प्रस्तुत करें तथा उनकी गतिविधियाँ कराएं, जिससे कि वे अर्थपूर्ण अधिगम कर सकें। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थी में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। बी ऑप्शन, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों चुनौतियों की पहचान करना। सी ऑप्शन, विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना। विद्यार्थियों को शैली देना और वरीयता में वर्गीकृत करना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थी की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना आकलन करने का मुख्य कारण होता है। देखिए, आकलन करने का मुख्य कारण अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियाँ और चुनौतियों की पहचान करना, क्योंकि आकलन से विद्यार्थी के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने, वर्णन एवं विश्लेषण करने की सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया को ही आकलन कहा जाता है। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का समाधान करना चाहोगे? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वचिंतन प्रतिबिंबन का। देखिए, आप अपने विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन को संपन्न करना चाहते हैं, तो ऐसे करने के लिए आप स्वयं चिंतन प्रतिबिंबन कौशलों का समाधान करना चाहिए। स्वचिंतन करने से विद्यार्थी में अमूर्त तार्किक चिंतन व मौलिक चिंतन का विकास होता है, जिससे उनमें सृजनशीलता का गुण उत्पन्न हो जाता है और वे रचनात्मक कार्य करते हुए तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, पहले देख लेते हैं सारे ऑप्शन। देखिए, पहला, विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दे। बी ऑप्शन, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते। और सी ऑप्शन, सब विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। डी ऑप्शन, बच्चों का सामाजिक प्रवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, पहले प्रश्न देखेंगे, विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? तो सी ऑप्शन, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यता को संबोधित नहीं कर पाते हैं। तो सी ऑप्शन देखें, विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन यह संकेत देता है कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता एवं योग्यता अलग अलग होती है। अतः ऐसे बच्चों के समावेशन के लिए उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार तथा उनको अनुकूलन लगने वाली सामग्रियों के प्रयोग द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए, जिससे कि वे सहज महसूस करें व कक्षा में समायोजित हो सकें। विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक या मानवीय अधिकार? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, सामाजिक। देखिए, विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का सामाजिक प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है जिसका संबंध व्यवहारगत तथा पर्यावरणीय बाधाओं से है, जो व्यक्ति को समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से रोकती है। विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को
श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुनिश्चित करना है कि मौखिक संप्रेषण यह सुनिश्चित करना है कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, क्योंकि श्रवण बाधित बालक लगभग 5 फीट की दूरी पर हो रही सामान्य बातचीत को सुन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, अतः दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के द्वारा सहजतापूर्ण अध्ययन कर पाएंगे, जबकि मौखिक संप्रेषण सुनने में अक्षम होने के कारण उनके समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे उनका अधिगम प्रभावित होगा। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? देखिए, पहले उनमें मूल बातों की सह समझ का अभाव होता है, अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, यदि कार्य चुनौती भरा है तो उसे काम को तुरंत छोड़ देते हैं। और डी ऑप्शन है समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब वे मेधावी हैं तो समाधान तो खोजेंगे। तो प्रतिभाशाली बच्चों में समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करने की संभावना। ट्रावन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि 140 से अधिक होती है, 140 IQ से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक उच्च सृजनात्मक क्षमता वाले होते हैं। ये अमूर्त एवं समालोचनात्मक चिंतन करते हैं तथा गणित विज्ञान जैसे कठिन विषयों के तुरंत समाधान खोजने के लिए सफल प्रयास करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। देखिए, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान का प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। ADHD प्राय बचपन में शुरू होता है और बड़ी उम्र तक जारी रह सकता है। इसके प्रमुख लक्षण बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना, लंबे समय से चल रही है जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता का होना, भूलने की प्रवृत्ति, ध्यान में कमी, ये सब। अध्यापक को अपने विद्यार्थी को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आर कह रहा है अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। AR दोनों सही, RA की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए, अध्यापक को अपने विद्यार्थी को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सर्जन करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम से बालकों में सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तथा विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से दिए गए ज्ञान लंबे समय तक स्थायी बना रहता है। शिक्षण अधिगम के निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यवहार अनुकूलन। बाकी सहपाठी सहभागिता देती है, अन्वेषण अधिगम भी देता है, पारस्परिक शिक्षण भी देता है। शिक्षण अधिगम की व्यवहार अनुकूलन विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है, जबकि सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण, अधिगम, पारस्परिक शिक्षण ये तीनों ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देती है, क्योंकि इन तीनों विधियों में बच्चे रचनात्मक को विकसित करके तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिज्ञासा और अन्वेषण के द्वारा। विद्यार्थी जिज्ञासा और अन्वेषण द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं, क्योंकि अन्वेषण विधि में छात्र सक्रिय होकर ज्ञान की खोज करते हैं, जिससे अधिगम प्रक्रिया का परिणाम सकारात्मक होता है। लेकिन निम्न में से कौन सा विद्यार्थी की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? तो बी ऑप्शन, प्रकारात्मक स्थिरता। बाकी प्रकारात्मक स्थिरता है। देखिए, प्रकारात्मक स्थिरता विद्यार्थी की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है, क्योंकि जब किसी को नई समस्या का सामना करना पड़ता है तो प्रक्रियात्मक स्थिरता नए तरीकों से पुराने उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणा अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? तो की जानी चाहिए सी ऑप्शन,
देखिए, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। देखिए, विद्यार्थी द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं संबोधित करने के लिए अध्यापकों द्वारा विद्यार्थी को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी को जब किसी कार्य के लिए अध्यापक द्वारा प्रोत्साहित मिलता है तो विद्यार्थी में आत्मविश्वास का विकास हो। कौन सा भा अभिप्रेरणा का उदाहरण है? भा अभिप्रेरणा का उदाहरण है तो नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, तो सी ऑप्शन, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम भा अभिप्रेरणा का उदाहरण है। गुड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा निरंतर करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण आकांक्षा का स्तर, दुचिता की उपलब्धि की आवश्यकता। बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन, दंड, ये सब बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता एक स्तर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावनाओं का विकास करेगा? तो बी ऑप्शन, असहायता का सीखा हुआ भाव। ठीक है, तो जैसे कि साहिमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्तर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलता का होना उसमें असहायता का सीखा हुआ भाव का विकास करेगा। असहायता का सीखा हुआ भाव एक मनोवैज्ञानिक चरण जिसमें एक व्यक्ति कुछ कारकों के कारण उन स्थितियों से गुजरता है जहाँ वह कार्य करने में असमर्थ होता है, तो यह वह सोचता और महसूस करता है कि वह किसी समस्या या कठिन परिस्थिति से उभरने में असमर्थ है और इसलिए वह इन समस्याओं के बारे में कुछ भी करने का प्रयास करना बंद कर देता है। अपने आप विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। आप अपने विद्यार्थी को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहोगे? तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। जैसे कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप उन्हें सक्रिय रूप से किसी तथ्य को कई बार दोहराने के लिए कहने से बचना चाहेंगे, क्योंकि किसी तथ्य को निष्क्रिय रूप से बार बार दोहराने में बच्चों में ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता। अतः इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ता बनकर तथ्यों को करके सीखें, जिससे कि वह उन्हें आसानी से याद हो जाए। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित करने वाले अन्य व्यक्तिगत कारक निम्न, जैसे पहले सीखने में तत्परता, रुचि, परिपक्वता, बुद्धि स्तर, वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य, ये सब। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निराश की भावना से। निराश वह संवेग है जो अधिगम की दिशा में छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। निराशा अच्छी सफलता को उम्मीद करने का कोई कारण नहीं देती, जैसे कि छात्रों का मनोबल घटता है तथा ये शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक उपागम को प्रभावित करती है, जिससे वे अधिगम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो CDP के 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से 2/7 + 7/2 इज इक्वल टू 2/7 + 7/2 बराबर है, तो किसके बराबर है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 सही 11/14। देखिए 2, अब इसको हल करेंगे। देखिए 2/7 + 7/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 + 49। ठीक है, 2 × 2 = 4, 7 × 7 7 × 14, 7 × 21, 7 × 7 = 35, 7 × 77 49। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14। थोड़ा सा इधर करके 53। ठीक है, फिर 14 हो जाएगा। 49 + 4 53 और नीचे का 14 का 14। ठीक है, फिर इसके हम थोड़ा सा भिन्न करके आपका आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, 13 सही 11/14। निम्न में से किसमें संख्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित है?
अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर आपका आंसर देखेंगे इधर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अवरोही क्रम में। ये रहा, और देखेगा भी जस्ट देखो अवरोही क्रम। देखो, जब संख्याओं को बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर घटते क्रम में लिखते हैं, जब संख्याओं को बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर घटते क्रम में लिखते हैं तो वह अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो जैसे कि 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका अवरोही क्रम है। और आरोही क्रम आपका कैसे हो जाएगा, आरोही क्रम, तो जैसे 1, 2, 3, 4 गिनती जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे ही आरोही क्रम बना सकते हैं। विकल्पों से ये स्पष्ट है कि ए ऑप्शन। तो 20.2, फिर 2.20, फिर 2.0020, फिर 2.002, फिर 2.002, इस प्रकार से। तो सबसे बड़ा 20, फिर 20 के बाद जितना भी नीचे आता चला जाएगा फिर वो हो जाएगा। 4, 5, 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज और 5,6 और 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज में अंतर है। तो ये ऑप्शन 30 का देखिए, 4, 5, 6 का सबसे छोटा सर्वगुणज एलसीएम बराबर 60 होगा, 5, 6 और 10 का सबसे छोटा सर्वगुणज 30 होगा। अभिष्ट अंतर 60 में से -30 गए तो 30 बचेंगे। तो सबसे छोटा सर्वगुणज का अर्थ है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा क्या करें, विभाजित हो जाए। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। तो सी ऑप्शन 901, 9001, 9001। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कितनी है, 10,000। ठीक है, 10,000 है यहाँ पर, 10,000, 4 जीरो लगे तो 10,000। अब देखिए 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999। कौन सी है, 999। अब इस अंदर क्या होगा, 1000 बट्टा -999, तो टोटल कितना होगा, 9001। ठीक है, इस प्रकार 2, 7, 7, 7, 4, 7, 7, 7 प्राप्त करने के लिए 7077, फिर 7007, फिर 7007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा, बी ऑप्शन 5986। अब देखेंगे यहाँ पर संख्या में जोड़ने पर, देखिए संख्या हो रही है 2777, 4 बार 7 आएगा। ठीक है, फिर जितनी भी संख्या है वो सब जुड़ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा तो आपका इतना आ जाएगा। किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी, जिनमें से 1/4 लड़कियाँ हैं, 1/1/4 लड़कियाँ हैं और शेष लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं, उन लड़कों की संख्या क्या है, और जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या क्या है। विद्यालय का कुल विद्यार्थियों की संख्या 320, कुल विद्यार्थियों की संख्या में 1/4 लड़की हैं। तो देखिए लड़कियों की संख्या 320 गुणा 1/4, 80। लड़कों की संख्या 320 - 80 बराबर 240। जो लड़के खिलाड़ी उनकी संख्या 240 गुणा 2/3, 80 गुणा 2, 160 आते। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या 240 - 160 करेंगे तो 80।